मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री, जी हां, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बाल बाल बच गए हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बाल बाल बच गए। डिप्टी सीएम के वाहन का ब्रेक फेल हो गया। पुंछ के चांडीमढ़ इलाके के पास उनका ब्रेक फेल हो गया था, उनके वाहन का। और डिप्टी सीएम मुगल रोड होते हुए पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ जा रहे थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम दूसरे वाहन का फिर उन्होंने इस्तेमाल किया और वहां से आगे बढ़े। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बाल बाल बच गए हैं। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी बाल बाल बच गए हैं। डिप्टी सीएम के वाहन का ब्रेक फेल हो गया था। पुंछ के चांडीमढ़ इलाके के पास उनके वाहन का ब्रेक फेल हो गया। डिप्टी सीएम मुगल रोड होते हुए पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ जा रहे थे। ब्रेक फेल होने के बाद गनीमत रही कि कोई बड़ा ऐसा हादसा नहीं आया और उसके बाद डिप्टी सीएम दूसरे वाहन पर सवार होकर आगे का उन्होंने सफर पूरा किया। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बाल बाल बच गए। डिप्टी सीएम के वाहन का ब्रेक फेल हो गया था। जिस वाहन पर सवार डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जा रहे थे बूढ़ा अमरनाथ के लिए, उस वाहन का ब्रेक फेल हो गया था। पुंछ के चांदीमढ़ इलाके के पास ब्रेक फेल हो गया। डिप्टी सीएम मुगल रोड होते हुए पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ जा रहे थे और उसके बाद डिप्टी सीएम फिर दूसरे वाहन से उन्होंने आगे का सफर पूरा किया। और अब बात कुलगाम एनकाउंटर की। कुलगाम में सबसे लंबा एनकाउंटर चल रहा है। तो बात कुलगाम एनकाउंटर की हो रही है। कुलगाम में सबसे लंबा एनकाउंटर चल रहा है, उसके बारे में भी आपको हर अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर किश्तवाड़ से आ रही है। किश्तवाड़ के माचना घेरना इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर किश्तवाड़ से खबर यह आ रही है कि किश्तवाड़ के माचना घेरना इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सूत्रों का दावा है कि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कुछ गोलियां भी चलाई गई हैं। अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन की तस्दीक कर दी है, लेकिन एनकाउंटर से फिलहाल इनकार किया है। लेकिन गोलियां चली हैं, यह बात अभी सामने आ रही है। किश्तवाड़ की इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ से खबर यह आ रही है कि किश्तवाड़ के माचना घेरना इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सूत्रों का जो दावा है उसके मुताबिक अभियान के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कुछ गोलियां भी चलाई गई हैं। अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है, तस्दीक कर दी है, लेकिन एनकाउंटर की फिलहाल अभी तस्दीक नहीं हुई है। एनकाउंटर से इनकार किया है। और वहीं इससे पहले किश्तवाड़ के बारगियोट इलाके में हथियार बरामद किए गए हैं। गोला बारूद के साथ एक AK सीरीज की राइफल भी बरामद की गई है। साथ ही दूरबीन और मैगजीन भी बरामद की गई है। किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं कुलगाम की, कुलगाम के सबसे लंबे एनकाउंटर की। कुलगाम में सुरक्षा बल आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो अभी चल रही है, मुठभेड़ में सेना का एक और जवान घायल हो गया है। मुठभेड़ में अब तक 5 जवान घायल हो चुके हैं। जी हां, जो कुलगाम में मुठभेड़ जारी है वो 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है। और खबर यह है कि अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अब तक कुल इसमें 5 जवान घायल हो चुके हैं। इस एनकाउंटर में 7वें दिन में यह एनकाउंटर दाखिल हो चुका है। जंगल के इलाके में लगातार 7वें दिन मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। और साथ ही दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार 7वें दिन जारी है। घने जंगलों, ऊंचाई वाले इलाकों और गांव में छिपे आतंकियों की तलाश में सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। सुन पा रहे हैं कि
किस तरह से गोलियों की आवाजें आ रही हैं, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। और ये ऑपरेशन 2025 का अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा एंटी टेरर मिशन बन गया है। एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और आशंका है कि वहां पर 4 से 5 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। ड्रोन से आतंकियों की तलाश हो रही है, थर्मल इमेजिंग की मदद ली जा रही है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। कई आतंकी जंगल में छिपे हो सकते हैं और लगातार जो गोलियों का तबादला हो रहा है, रह रहकर गोलियों का तबादला हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि आतंकी उस इलाके में मौजूद हैं। ये एनकाउंटर का 7वां दिन है। शुरुआती 4 दिनों में एनकाउंटर के शुरुआती 4 दिनों में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था और उसके बाद ये एनकाउंटर अब 7वें दिन में दाखिल हो चुका है। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है, गोलियों का तबादला हो रहा है। आप फायरिंग की आवाजें भी सुन रहे होंगे। तो कुलगाम के अखाल इलाके में चल रही ये मुठभेड़ अब तक के सबसे लंबे एनकाउंटरों में से एक है। रात भर से यहां भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी देवसर का दौरा किया और दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की, जहां उन्हें सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई। तो कुलगाम के अखाल इलाके में चल रही है मुठभेड़। अखाल जो इलाके का नाम है, वहां ये मुठभेड़ चल रही है, उसकी तस्वीरें आप इसमें देख पा रहे हैं। मुठभेड़ में अब तक के सबसे लंबे एनकाउंटर में से एक इसे बताया जा रहा है। रात से ही यहां भारी गोलाबारी हो रही है, दो तरफा गोलियां चलने की आवाजें आप सुनाई दे रही है। इसको लेकर के लगातार हम लोग इसे कवर कर रहे हैं और इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी देवसर का दौरा किया है और दक्षिण कश्मीर में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की है, जहां उन्हें सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई। अखाल देवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 7वें रोज में दाखिल हो गया है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं अखाल विलेज के बिल्कुल करीब, ग्राउंड जीरो पे। और पहले कैमरामैन से मैं कहूँ वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन जो है वो जूम करके आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये जो अखाल के फॉरेस्ट्स में अभी एनकाउंटर जारी है। आज 7वां रोज़ है, 7वां दिन है और 7वें दिन भी ये एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। और अब तक इस एनकाउंटर में जो है फ़िलहाल एक मिलिटेंट की लाश जो है वो बरामद कर ली गई है, जबकि जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची हैं उसके मुताबिक अब तक फ़ौज के तकरीबन 5 जवान भी इस ऑपरेशन में ज़ख्मी हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यह ऑपरेशन जो है लंबा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर, 7वें रोज़ भी ये एनकाउंटर जारी है, कुछ और दिन लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस दशक का सबसे लंबा एनकाउंटर हो सकता है। कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, यहाँ दाएं भी घना जंगल है, बाएं भी घना जंगल है और इस घने जंगल में अभी ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वक्फे वक्फे पे फायरिंग हो रही है और ये जो ड्रोन खदमात हैं, कहीं ड्रोन खदमात, कहीं पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज, उनकी खदमात और हाईटेक जो भी मशीनरी है फ़ौज के पास, उस हाईटेक मशीनरी को जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तस्वीर जो है आप तक पहुंचाएं और यही वजह है कि हम आज अखाल के बिल्कुल करीबी वाले इलाके में पहुंचे हैं। ये जंगल जो आप देख रहे हैं, इस पूरे जंगल को जो है फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया है, घेराबंदी की है। और कल लेफ्टिनेंट जनरल जो नॉर्दर्न कमांड है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे, हालात का जायज़ा लिया। उनके साथ GOC विक्टर फोर्स और दीगर फ़ौज के आला अधिकारी भी शामिल थे। उससे पहले भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, वो भी यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया। IGP कश्मीर, DIG साउथ कश्मीर और जितने भी COs हैं RR के, वो यहाँ पे बिल्कुल इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे हम फ़ौज की बात करें, चाहे हम
जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, तो सभी सिक्योरिटी एजेंसीज इस लगी हुई है इस ऑपरेशन में। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एनकाउंटर हम बोल सकते हैं। और अखाल देवसर के इन फॉरेस्ट्स में छुपे जितने भी मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है ये इख्तिताम पजीर हो। और ऐसे में हम आपको बताएं कि ये जो ऑपरेशन है ये लंबा ऑपरेशन, अब तक का लंबा ऑपरेशन ये तूल पकड़ रहा है। और सराय से मालूम हुआ है कि ये कुछ और दिन चल सकता है, क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम यानी कि कंक्लूजन पे नहीं आता है तब तक फौज लगी हुई है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। कुलगाम में 7वें दिन भी एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल, अब तक 3 आतंकी ढेर। अलाख इलाके में दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। उधमपुर के कंडवा बसंतगढ़ इलाके में खाई में गिरी सीआरपीएफ की गाड़ी, हादसे में 2 जवानों की मौत, 12 घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुख जताया। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर जिंदगी की तलाश जारी, अब तक 6 लोगों की मौत। आपका आत्मविश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। 15 अगस्त पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। 15 अगस्त पर माहौल खराब कर सकते हैं खालिस्तानी समर्थक। जी हां, 15 अगस्त पर खालिस्तानी समर्थक माहौल खराब कर सकते हैं, ऐसी इनपुट आ रही है। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी संगठन कर सकते हैं माहौल खराब। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल अलर्ट पर है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 15 अगस्त पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अलर्ट है। 15 अगस्त पर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अलर्ट। 15 अगस्त पर माहौल खराब कर सकते हैं खालिस्तानी समर्थक। दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी संगठन कर सकते हैं माहौल खराब। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल अलर्ट पर है। ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान आया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा निश्चित है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं तैयार हूं, पीएम मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा कि भारत किसानों के साथ अडिग है और अडिग खड़ा रहेगा। तो ट्रंप के टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इसकी कीमत व्यक्तिगत तौर पर चुकानी पड़ सकती है, मैं उसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत किसानों के साथ खड़ा रहेगा, उनके हित के साथ खड़ा रहेगा। अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के ट्रेड वॉर को पीएम मोदी का सीधा जवाब। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। किसान हितों के लिए सरकार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सिर्फ एक राजनेता की घोषणा नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि की वो शपथ है जो संकट के समय में सबसे आगे खड़ा होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा, और अगर इसके लिए उन्हें राजनीतिक या कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़े तो वो
इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर छेड़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कृषि, डेयरी और फिशरीज सेक्टर को निशाने पर लिया है ताकि भारत पर WTO और ट्रेड डील में दबाव बनाया जा सके। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। ट्रंप की अपनी जिद है तो पीएम मोदी का भी मैसेज क्लियर है। ये सिर्फ किसानों के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और अस्मिता का सवाल है। मोदी के इस बयान से एक बात और साफ होती है, भारत अब मोल भाव नहीं करता। भारत अपनी नीतियों पर अडिग है, लेकिन इस उथल पुथल के बीच विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है, और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्व गुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। दरअसल अमेरिका को लगता है कि टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन शायद वो नई दिल्ली के बदले हुए तेवर नहीं समझ पाया। आज भारत सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एग्रो बिजनेस का ग्लोबल हब बन रहा है। भारत का कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर के पार जा चुका है और भारत ने खुद अमेरिका को कई अहम सेक्टर्स में बाजार मुहैया कराए हैं। अगर अमेरिका अपने रवैये पर अड़ा रहता है तो भारत भी विकल्पों की फेहरिस्त रखता है। रूस, ब्राजील, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे नए बाजार, भारत की डिजिटल क्रांति, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी साझेदारियां अब अमेरिकी कंपनियों के लिए भी जरूरी हो चुकी हैं। इसलिए पीएम मोदी का ये रुख साफ कर रहा है कि भारत अपनी संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाला। और टैरिफ के इस पूरे मुद्दे के पीछे की असल वजह क्या है? आखिर ट्रंप कहां जाकर रुकेंगे? इसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं वॉशिंगटन से न्यूज 18 के संजय सूरी। संजय सूरी की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बहुत बढ़ा दिया, या यूं कहिए एक सजा सुना दी है। पहले जो 25% की घोषणा की थी अपने में काफ़ी था, अब जब उससे दुगना करके 50% कर दिया तो ये सज़ा से कम तो ना हुई। और इसका अमेरिका और भारत के बीच व्यापारी लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है, जब उसकी नाम टैरिफ है, नाम टैक्स है। कारण ट्रंप ने ये बताया कि भारत रूस से तेल खरीदता है और उस तेल की आमदनी से रूस यूक्रेन पर युद्ध करता है। ऐसे आरोप के बाद भारत चुप नहीं बैठा, एक मुंहतोड़ जवाब दिया भारत ने भी। भारत ने ये कहा कि अमेरिका के इशारे पर ही
भारत ने रूस से ये तेल इस तरह खरीदना शुरू किया, और ये इसलिए किया कि विश्व में तेल की कीमतों पर कुछ काबू लाया जाए। साथ साथ भारत ने ये भी अमेरिका को याद दिलाया कि अमेरिका और यूरोप दोनों भारत से भी ज़्यादा व्यापार करते हैं रूस के साथ। इस बात का ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उनसे ये सवाल पूछा गया। शायद उनके पास कोई इसका जवाब था भी नहीं, बस सीधा टैरिफ लगा दिया। यदि कुछ थोड़ी सी गनीमत है तो ये कि इस प्रतिशत टैरिफ को लागू होने में अभी 3 सप्ताह का समय बाकी है, और संभव है कि इसमें कोई समझौता हो जाए, लेकिन ये संभावना है, ये निश्चित नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदना नहीं छोड़ेगा। ये भी स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका को भारत में अपनी मन मर्जी का माल बेचने की पूरी खुली छूट नहीं देगा, और ये 2 मांगे ही अमेरिका की मुख्य मांगे हैं। तो देखते ही देखते 2 मित्र देशों में एक जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई है, और इसका असर अवश्य राजनीतिक नातों पर भी पड़ेगा। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद हैं। किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर रणनीति बनाने पर चर्चा हो रही है। एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त एक अहम खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद हैं, और इसमें किरेन रिजिजू की भी मौजूदगी है, जबकि अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर रणनीति बनाने को लेकर एनडीए की इस बैठक में चर्चा हो रही है। एनडीए के घटक दलों के प्रमुख नेता भी मौजूद हैं, यानी बीजेपी के अलावा एनडीए के और जितने भी दल हैं, उन तमाम घटक दलों के प्रमुख नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त 25% टैरिफ ने भारत को ब्राजील के साथ सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ के देशों की सूची में पहली पंक्ति में ला खड़ा किया है। भारत ने ट्रंप के फैसले के कुछ ही देर में ट्रंप के कदम को अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन करार दिया है, और नई दिल्ली अब अमेरिका के फैसले पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दुनिया के सबसे पावरफुल देश के लिए ये बदले हुए हिंदुस्तान का तेवर है। ये सबसे बड़े लोकतंत्र का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ये 21वीं सदी का भारत है, जो ना किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ अब 50% हो जाएगा। भारत ब्राजील के साथ दुनिया में 50% के साथ सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ की सूची में पहले पायदान पर है। लेकिन ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भारत ने अमेरिका को साफ साफ जवाब दे दिया है। दरअसल अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया, और भारत ने साफ किया कि वो अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, जिसमें ये बात भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार कारकों पर आधारित हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य के तहत किए जाते हैं। भारत और कई अन्य देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला लिया है वो एकदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। मेरा मानना यह है कि बेबुनियाद बात इसलिए है कि ठीक है आप एक बड़ी पावर हैं, बड़ी है, लेकिन भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें अपने ऊपर एक सप्लाई चेन का सेंटर बनना पड़ेगा, और तभी हम नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। पूर्व विदेश राज्य मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप के फैसले को डबल स्टैंडर्ड करार दिया है।
So clearly this has not been a particularly friendly gesture from a country we thought was well disposed towards us, our administration that we thought was well disposed. Very clearly we have to act accordingly and we will have to learn our lessons from this experience. उधर कांग्रेस ने इसे अमेरिका का ब्लैकमेल बताया है और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। हैरानी तो नहीं है क्योंकि इतने दिनों से चल ही रहा था और इस बात की भी हैरानी नहीं है कि ये हो गया। पिछले 11 साल से जो हमारी विदेश नीति रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जो अरबों रुपए खर्च करके विदेश यात्राएं रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, उससे देश को कोई लाभ 11 साल में नहीं मिला। चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े बड़े समिट्स में जाते हैं, खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। अब जो अमेरिका ने किया है ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ट्रंप एक तरफ भारत के रूस से व्यापार पर ऐतराज जता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से रूस का व्यापार लगातार जारी है और जब उनसे डबल स्टैंडर्ड पर सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ट्रंप का भारत विरोधी टैरिफ का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एनएसए अजीत डोवाल रूस के दौरे पर हैं और पीएम मोदी का भी 1 महीने के अंत में चीन के एससीओ सम्मेलन में जाना तय है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका की भारत विरोधी नीतियों के जवाब में एक तरफ अपने व्यापार के विकल्पों की तलाश करेगा तो दूसरी तरफ भारत एक बार फिर आरआईसी यानी कि रूस इंडिया चीन के मैकेनिज्म को सक्रिय करने पर विचार कर सकता है क्योंकि रूस और चीन ने आरआईसी को सक्रिय करने की तरफ साफ संकेत दे दिए हैं।